हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से आज अपनी हिंदी की क्लास में उपस्थित हुए हैं जिसका लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए, बिना देरी के। तो देखना है कल जो हमारा वीडियो हुआ था या कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी रीतिकाल तक। आधुनिक काल हम जो है बता ही रहे थे कि किसी टेक्निकल यूज की वजह से थोड़ा मैटर हमारा छूट गया था, जिससे हम क्लास पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम सोचे थे क्लास कल ही पूरी हो जाएगी, पर पूरी नहीं हुई थी किन्हीं कारणवश। तो आइए जो है आज अब देखते हैं आधुनिक काल को पूरी तरह से, ठीक है। और आज जैसे ही आधुनिक काल की समाप्ति हो जाती है वैसे ही हम अपने सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज भी आपकी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए सब लोग जुड़ जाइए। चलिए तो बात करते हैं हम आधुनिक काल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में। तो आधुनिक काल को जैसा कि आप सभी ने जाना है कि आधुनिक काल को 6 युगों में जो है विभाजित कर दिया गया है। कितने युगों में विभाजित किया गया है? 6 युगों में। तो 6 युग हैं कौन कौन से? एक है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवादी युग, पाँचवां है प्रयोगवादी युग और छठवां है नई कविता युग। और इन युगों में कौन कौन से कवियों ने कार्य किया है, कौन कौन से कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं और कौन किस युग का कवि है, उनको जो है एक सीरियल से हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक एक करके। भारतेंदु के जो कवि हैं, तो भारतेंदु के कवियों में हमने 2 कवियों को यहाँ सिलेक्ट किया है। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं श्रीधर पाठक, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है प्रेम माधुरी, और श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो इनकी रचना है कश्मीर सुषमा, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भी हमने 2 कवियों का जो है जिक्र किया है। तो 2 कवि कौन कौन से हैं? तो पहले हैं मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त की जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी एक प्रसिद्ध रचना है साकेत। क्या है? साकेत। ये लीजिए, हम लिख दिया पे साकेत, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की एक रचना आप लिख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है। अब आगे देखते हैं छायावादी युग में। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी ने और महादेवी वर्मा जी ने कार्य किया है और अपनी रचनाएं लिखी है। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद ने कई नाटक, उपन्यास, कहानियाँ आदि सब कुछ लिखा है। तो जिनमें से हमें केवल एक रचना दिखा देनी है जयशंकर प्रसाद की और एक महादेवी वर्मा की। तो जयशंकर प्रसाद की कोई एक रचना आप स्वयं लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। जैसे कि कामायनी इनका महाकाव्य है ना, जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी। अब महादेवी वर्मा का कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि यामा है। क्या है? वैसे इनकी बहुत सारी रचनाएं, कामायनी हो गई, झरना हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई, तितली हो गई, है ना। ये सभी इन्हीं की रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। हमने केवल कामायनी लिखा है, ठीक है। और महादेवी वर्मा की आप लिख दीजिए यामा, ठीक है, यामा, ये महादेवी वर्मा की रचना है। फिर हैं प्रगतिवादी युग, चौथा नंबर है प्रगतिवादी युग। इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी भी रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि क्या इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो बात करते हैं तो इनकी रचना क्या है। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रलय सृजन। क्या है इनकी रचना? प्रलय सृजन, प्रलय सृजन, ठीक है। और क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी, सभी लोग जानते हैं उर्वशी, उर्वशी। फिर हैं अज्ञेय जी की, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो बात करते हैं अज्ञेय जी की। ये प्रयोगवाद युग के कवि थे। कहाँ के कवि थे? ये प्रयोगवादी कवि थे। और इनके साथ और कौन कवि थे? अज्ञेय के साथ साथ नागार्जुन जी थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो देखते हैं
तो इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। कौन सी रचना है? एक रचना इनकी लिख देना है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, ये रचना है अज्ञेय जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार। नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आँखें। कौन सी रचना? प्यासी पथराई, प्यासी पथराई आँखें, ये जो है नागार्जुन की रचना है आँखें, प्यासी पथराई आँखें। अब हम लिखेंगे नई कविता युग में। तो नई कविता युग जब से चला है तो इनके जो कवि रहे हैं वो गिरजा कुमार माथुर जी और भवानी प्रसाद मिश्र जी रहे हैं। ठीक है, तो गिरजा कुमार माथुर की जो रचना रही है वो थे धूप के धान, और इनकी जो रचना है वो है खुशबू के शिलालेख। धूप के धान इनकी रचना हो गई, धूप के धान, और इनकी रचना जो होगी वो कौन सी है? खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख, शिलालेख। ठीक, ये इनकी रचनाएं हो गई। तो चलिए देखते हैं, ये सारी रचनाओं को जो है आप क्रमबद्ध तरीके से नोट कर लीजिएगा और इनको दोहराते तिहराते रहिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, कि आधुनिक युग में ये पूछ लेगा कि आधुनिक युग में भारतेंदु युग के किन्हीं लेखकों के नाम बताइए, कवियों के नाम बताइए, या उनकी दो कवि बताइए और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो भारतेंदु युग के दो कवि और उनकी रचनाएं पूछ लें तो आपको इनको लिख देना है, या द्विवेदी युग के दो कवि और उनकी रचनाएं तो लिखी हुई हैं आपके सामने। मैथिली शरण गुप्त हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, इनकी रचना साकेत प्रिय प्रवास हो गई। छायावादी में पूछता है तो सामने आपके सब कुछ रखा हुआ है, इसलिए इनको आप जो है सभी को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास भी कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए सब लोग, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। हाँ चलिए, मैंने इसको इरेज कर दिया है एक एक करके। अब आगे बात करेंगे, थोड़ा बात करना है। एक नोट डाला के मुझे लिखाना है कुछ यहाँ पे। चलिए तो नोट डाल के यहाँ पे लिखे ले रहे हैं। तार सप्तक के प्रकाशन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जो है तार सप्तक से आया करते हैं, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा। तो नोट डाल के हम यहाँ पे लिख लेंगे, नोट, ऐसे नहीं, नोट। ठीक है ना, तो हम इसमें कह सकते हैं तार सप्तक के प्रकाशक, तार सप्तक के प्रकाशक, तार सप्तक के प्रकाशक अज्ञेय जी को माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशक के रूप में अज्ञेय जी को माना जाता है, अज्ञेय जी को माना जाता है, अज्ञेय जी को माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब से माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशक के रूप में अज्ञेय जी को माना जाता है। इसमें 7 कवि जो है, 7 कवियों ने योगदान दिया था। तार सप्तक के प्रकाशन में 7 कवि जो है आते हैं। ठीक है ना, तार सप्तक के प्रकाशन में 7 कवि आते हैं। ठीक है, प्रकाशन में
7 कवियों का योगदान रहा है। अब इनका नाम आपको जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखिए तार सप्ताह के प्रकाशन में 7 कवि जो है उल्लेखनीय हैं, ठीक है ना। 7 कवि आते हैं, 7 कवि उल्लेखनीय हैं, उल्लेखनीय हैं। अब डालेंगे प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन, और तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन। प्रकाशन तो इनके सन आपको याद रखना है, और इसमें विशेष कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ठीक है ना, कि किस तार सप्तक का प्रकाशन कब से कब तक माना जाता है। तो इसका सन हम मानते हैं 1943 ईस्वी। क्या मानते हैं? 1943 ईस्वी। तो आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था सन 1943 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सन आप आगे लिख सकते हैं, सन 1951 ईस्वी। चलिए हम लिखे दे रहे हैं सन 1943 ईस्वी, 43 ईस्वी। और इसका जो है सन 1951 ईस्वी, और इसका जो है 1959 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, ये इतना पॉइंट यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण है। बाकी इसके आगे चर्चा अभी करेंगे, ठीक है ना, तुरंत। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको इरेज करते हैं, तब आगे बात करते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब उसके आगे हमें पढ़ना है हिंदी गद्य से लेखकों का जीवन परिचय, और हिंदी पद्य से भी कवियों का जीवन परिचय पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब जीवन परिचय पढ़ेंगे गद्य से भी और पद्य से भी, और जैसे ही गद्य और पद्य का सिलेबस खत्म होता है वैसे ही हमें व्याकरण पढ़नी है, और व्याकरण के जस्ट बाद तुरंत जो है हमें किसकी बात करनी है, तो व्याकरण के जस्ट बाद हम बात करेंगे सीधे अनिवार्य संस्कृत की, जो इसमें होती है, ठीक है। हमारे हिंदी में अभी अनिवार्य संस्कृत का भी पोर्शन पड़ा हुआ है, तो हम सारा सिलेबस कवर करा देंगे जो आपका पूरा 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमें केवल आपके गद्य से केवल इतना ही पढ़ाना है बस, ठीक है ना। ये मैटर देख लीजिए, हिंदी गद्य से हमें केवल इतना ही पढ़ना है। देख लीजिए, केवल 3 जीवन परिचय यदि आप याद कर लेते हैं तो जीवन परिचय का आपका जो है ये नंबर फिक्स हो जाता है। अब इतना तो कम आप याद ही कर सकते हो, है ना, ज़्यादा तो मैटर नहीं दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल कंफर्म है कि इतने में से निश्चित रूप से एक जीवन परिचय आपका फंस ही जाएगा, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक। तो बिना परेशान हुए आप इनका जो है एक एक करके जीवन परिचय देखना है। तो चलिए पहले हमें आज जो पढ़ना है वो हम इन तीनों लेखकों में से 1, 2
और 3, ये 3 में से जो है आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जिसको आप साहित्यिक परिचय भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये सोचकर मत परेशान होइएगा कि जीवन परिचय क्या है और साहित्यिक परिचय क्या है, तो हम इसमें जो है जीवन परिचय देते हुए जो है इनके साहित्यिक परिचय की भी बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इनमें मतलब जीवन परिचय लिखेंगे और लास्ट में साहित्यिक परिचय भी लिख दिया जाता है, और इनकी रचनाएँ और इनकी भाषा शैली जो भी होती है सब कुछ दर्शाएंगे एक एक करके। तो आइए हम इनको इरेज करके केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं मित्रता पाठ से, ठीक है। तो हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप एक एक करके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। हाँ, और नहीं सब डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए जो है ना परेशानी का सबब बन सकता है। चलिए लेखकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है, इनका हमें लिखना है जीवन परिचय, ठीक है ना। जीवन परिचय, जीवन परिचय। तो चलिए इसके आगे हम इसका जीवन परिचय तुरंत जो है दिखा रहे हैं आपको। हाँ चलिए देखते हैं, आज हम जीवन परिचय के बारे में बात कर रहे थे ना, तो आइए देखते हैं जीवन परिचय क्या है इनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है वो है आप लोगों के सामने यहाँ मैंने लिख दिया है, और आइए देखते हैं कि करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको रटाते चलते हैं एक बार, इसके बाद आप इसका खुद से रिवीजन 1-2 बार कर लेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। बहुत ही सरल जीवन परिचय है और मैंने छोटा सा लिखा भी है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। ये पॉइंटेड चीज़ें हैं, जैसे इनका जन्म हो गया, ये पॉइंट करने योग्य है, ठीक है, और इनके पिता का नाम, ठीक है। फिर आगे पंडित चंद्रबली शुक्ल था जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे, यानी इनके पिताजी क्या थे, एक सुपरवाइजर कानूनगो थे, ठीक है। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से पास किया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है।